नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी दोस्त स्निग्धा और फिर से स्वागत कर रही हूं आप सबको आप सबकी अपनी चैनल हिंदी क्लासेस स्निग्धा पर। दोस्तों, आज की हमारी आलोचना की विषय है हमारे इकलौते रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल जी के बारे में, जिसमें कि हम बिहारी लाल जी के बारे में सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो भी है हम चर्चा कर लेंगे। तो आपको एक ही विनती है दोस्तों, आप वीडियो को पूरी की पूरी देखिए ताकि आपको सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिल जाए और आगे चल के जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करे। तो चलिए आज की आलोचना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बिहारी लाल जी के बारे में बात करते हैं तो उनकी समय सीमा को जान लेनी चाहिए। तो उनके समय 1595 ईस्वी से लेकर 1663 ईस्वी तक मानी जाती है और उनके पिता थे केशव दास और उनके गुरु थे नरहरि दास। याद रखिए, बिहारी जी के गुरु कौन थे? नरहरि दास। उनके पिता का नाम केशव दास मानी जाती है। और अगर हम उनके संप्रदाय के बारे में बात करते हैं तो वो निम्बर्क संप्रदाय से नाता रखते हैं और उनके आश्रयदाता माने जाते हैं महाराज जय सिंह। इतनी तो पहले आपको याद रखनी चाहिए। पहले तो उनके समय जो कि 1595 से लेकर 1660 ईस्वी तक मानी जाती है, उनके जो संप्रदाय है उससे आपको याद रखनी है निम्बर्क संप्रदाय। और उनके आश्रयदाता कौन थे अक्सर पूछा भी जा सकता है दोस्तों, तो महाराज जय सिंह और उनके गुरु नरहरि दास। अब हम बात करते हैं बिहारी लाल को विद्वानों ने क्या क्या माना है। वैसे तो शुक्ल जी और नगेंद्र जी का ही नाम आता है। तो शुक्ल जी ने जहाँ पर बिहारी लाल जी को रसवादी माना है, वहीं पर डॉक्टर नगेंद्र ने उन्हें ध्वनिवादी माना है। याद रखिए, रसवादी कौन माना है, कौन से विद्वान है जिन्होंने कि बिहारी लाल जी को रसवादी माना हुआ है? वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और ध्वनिवादी माना है डॉक्टर नगेंद्र जी। तो दोस्तों, अब हमें और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि बिहारी लाल जी के बारे में याद रखनी चाहिए। जैसे कि पहला पॉइंट ये है, पीयूष वर्षी मेघ के उपमा में उन्हें एक विद्वान थे जिन्होंने कि उन्हें उपमित किए थे। तो पीयूष वर्षी मेघ के उपमा में उन्हें उपमित करने वाले विद्वान थे श्री राधा चरण गोस्वामी। याद रखिए, पीयूष वर्षी मेघ के जो उपमा यानी कि जो सम्मान से सम्मानित किए थे किन्होंने? श्री राधा चरण गोस्वामी। अब हम आते हैं उनके प्रसिद्ध ग्रंथ बिहारी सतसई के ऊपर। बिहारी सतसई जो कि बिहारी लाल जी के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध काव्य मानी जाती है। बिहारी सतसई जो कि दोहा छंद में रचित है। बिहारी सतसई कौन से छंद में रचित है? दोहा छंद। याद रखिए, बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। और अगर हम इसकी भाषा को देखते हैं तो परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज इसकी भाषा है, परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज। अब हम बात करते हैं ग्रियर्सन जी के बारे में। ग्रियर्सन जी ने बिहारी सतसई के बारे में क्या कहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ग्रियर्सन जी ने बिहारी सतसई जो ग्रंथ है उसके बारे में कहा है, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। ये बात है ग्रियर्सन जी का। उन्होंने बिहारी लाल जी के द्वारा रचित बिहारी सतसई काव्य ग्रंथ के बारे में ये कहा है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। ये आ सकता है आपको कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। ये कौन से विद्वान की कथन है? तो ये कथन है जॉर्ज ग्रियर्सन का। याद रखिए। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो बिहारी सतसई पर हिंदी में 50 से ज़्यादा टीका प्राप्त है। यानी कि बिहारी सतसई जो काव्य ग्रंथ है उसी के ऊपर हिंदी में 50 से ज़्यादा टीकाएं प्राप्त हमें मिलती है। और सर्वप्रथम बिहारी सतसई पर टीका रचा था कृष्णलाल कवि ने। याद रखिए, सर्वप्रथम बिहारी सतसई पर टीका रचने वाले विद्वान थे कृष्णलाल कवि, जो कि बिहारी लाल के ही पुत्र माने जाते हैं। और उन्होंने बिहारी सतसई पर जो टीका रचा था वो सवैया छंद में
और ब्रज भाषा में रचा था। याद रखिए, कृष्णलाल कवि जो कि बिहारी लाल के पुत्र भी है, उन्होंने ही सर्वप्रथम बिहारी सतसई पर, यानी कि जो उनके पिता बिहारी लाल के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है बिहारी सतसई, उसके ऊपर टीका रचा था और उन्होंने सवैया छंद में रचा था और उसकी भाषा ब्रज भाषा माना जाता है। और बिहारी सतसई पर हिंदी में 50 से भी ज़्यादा टीकाएं प्राप्त है। याद रखिए, बिहारी सतसई पर हिंदी में कितने टीकाएं प्राप्त है? 50 से भी ज़्यादा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा कि बिहारी सतसई जो कि बिहारी लाल जी की प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है, उसके ऊपर हिंदी भाषा में 50 से भी ज़्यादा टीकाएं प्राप्त हैं। तो कुछ प्रसिद्ध टीकाएं जो कि हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपको ये मैं बताना चाहूँगी दोस्तों कि जब मैं ये बता रही हूँ, आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये सारी की सारी नोट्स आप लिख लीजिए ताकि आपको ज़्यादा आसान हो याद रखने के लिए, क्योंकि बार बार वीडियो में आकर तो आप भी तंग हो जाएंगे, तो आपको लिख लेनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं इस तरह की कॉलम बनाई हूँ, जैसे कि पहली कॉलम में हम बात करेंगे टीकाकारों के बारे में, और दूसरी में टीकाओं के नाम क्या क्या है वो हम जानेंगे, और वो जो टीकाएं हैं उसकी विशेषताएं क्या है वो तीसरी कॉलम में हमें नज़र में आ रही है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला तो जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले टीका किए थे बिहारी लाल जी के, उनके ही पुत्र बिहारी लाल जी के पुत्र कृष्णलाल कवि ने। तो उनकी टीका का नाम कृष्णलाल की टीका, और विशेषताएं कृष्णलाल की टीका का ये है दोस्तों, प्रत्येक जो दोहे है वो सवय में विवेचित, मतलब सवैया में विवेचन किया गया है। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सवैया इसकी खासियत सवैया छंद है, तो इसकी जो दोहा है दोस्तों वो सवैया छंद में विवेचन किया गया है। और फिर आते हैं सुरती मिश्र जो दूसरे विद्वान हैं, उनका टीका है अमर चंद्रिका, और इसकी विशेषता ये है दोस्तों, टीका का प्रणयन दोहों में हुआ है। ये जो टीका है उसकी प्रणयन ही दोहों में किया गया है। फिर आते हैं लल्लू लाल, और इनकी टीका जो बिहारी सतसई पर इन्होंने रचा है वो है लाल चंद्रिका। फिर आते हैं प्रभु दयाल पांडेय, और इनके टीका का नाम है प्रभु दयाल पांडेय की टीका, जो कि 1896 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर आपको ये याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुदयाल पांडेय की टीका जो कि 1896 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, क्योंकि ये आधुनिक खड़ी बोली में लिखी गई है। तो ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि आधुनिक खड़ी बोली में लिखी गई बिहारी लाल के ऊपर टीका का नाम क्या है, या फिर ये आ सकता है कि प्रभुदयाल पांडेय की टीका जो कि आधुनिक खड़ी बोली में रचा गया टीका है बिहारी सतसई के ऊपर, उसके रचनाकार कौन है, या फिर उसके समय भी पूछा जा सकता है। तो फिर दोस्तों हम चलते हैं अंबिका दत्त व्यास जी के पास, और उनके टीका है बिहारी विहार, और इसकी विशेषता दोस्तों ये है कि दोहों के भावों का रोला छंद में पल्लवन किया गया है। बिहारी विहार में क्या किया गया है दोस्तों, दोहों के जो भाव है वो रोला छंद में पल्लवन किया गया है। फिर आते हैं हम पद्म सिंह शर्मा के पास, जो कि बिहारी जी के टीका यानी कि बिहारी सतसई के ऊपर जो टीका रचा था उसका नाम है संजीवनी भाष्य। और इसकी विशेषता दोस्तों ये है कि तुलनात्मक पद्धति में अर्थ निरूपण इसमें किया गया है। तुलनात्मक पद्धति में अर्थ किसमें निरूपण किया गया है, संजीवनी भाष्य, जो कि पद्म सिंह शर्मा जी की टीका है बिहारी सतसई के ऊपर। फिर नाम आता है आनंदीलाल शर्मा की, और इनकी टीका का नाम है फिरंगे सतसई, और इसकी खासियत यानी कि विशेषता ये है दोस्तों, फारसी भाषा में ये लिखी गई है। इससे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे थे दोस्तों, आधुनिक खड़ी बोली में रची गई टीका, और आधुनिक खड़ी बोली में रची गई टीका क्या थी, प्रभुदयाल पांडेय की टीका, जो कि
प्रभुदयाल पांडे जी की ही रचना है और 1896 में इसका प्रकाशन हुआ था। और एक बात यहाँ पर आपको याद रखनी है कि फारसी भाषा में लिखी गई टीका क्या है, आनंदीलाल शर्मा जी की फिरंगे सतसई। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टीका, जो कि हिंदी खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका भी मानी जाती है, और वो है बिहारी रत्नाकर और जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की ये टीका है बिहारी रत्नाकर, जो कि 1921 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और आधुनिक खड़ी बोली में जितनी भी टीकाएं हुई है इसे सर्वश्रेष्ठ टीका मानी जाती है। जैसे कि हमारे नेट के सिलेबस में भी जो बिहारी के पद लगा हुआ है दोस्तों, वो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के ही टीका से, यानी कि उनके ही ग्रंथ से लगाया गया है। तो हिंदी खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका मानी जाती है बिहारी सतसई के ऊपर बिहारी रत्नाकर, जो कि है भी जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का, और इसका प्रकाशन हुआ था 1921 ईस्वी में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बिहारी लाल जी के समस्त दोहों की संख्या कितनी है। बिहारी लाल जी के द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ बिहारी सतसई में दोहों की संख्या वैसे तो 719 मानी जाती है, परंतु अगर हम देखते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के द्वारा बिहारी रत्नाकर, जिसकी प्रकाशन हुई थी 1921 ईस्वी को, तो उसके अनुसार बिहारी लाल जी के दोहों की संख्या 713। याद रखिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की बिहारी रत्नाकर के अनुसार बिहारी लाल जी के दोहों की संख्या 713 मानी जाती है। अब हम बात करते हैं बिहारी सतसई, जो कि बिहारी लाल जी के एक प्रसिद्ध ग्रंथ और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है। उसका अन्य भाषाओं में किया गया अनुवाद क्या क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं श्रृंगार सप्तशती, जो कि पंडित परमानंद जी की द्वारा रचना किया गया है, और इसकी भाषा है संस्कृत। याद रखिए, संस्कृत में श्रृंगार सप्तशती, और इसके रचनाकार पंडित परमानंद माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं गुलदस्त बिहारी, जो कि मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम जी के द्वारा रचित ग्रंथ है, और इसकी भाषा है उर्दू। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बिहारी सतसई पर सर्वाधिक प्रभाव कौन से कवियों का पड़ा, वो भी जानना जरूरी है दोस्तों। तो बिहारी सतसई पर सर्वाधिक जो प्रभाव है वो निम्न कवियों का पड़ा है। यहाँ पर देखिए, कवियों का नाम है और उनके रचना का नाम है, और वो जो रचना जिसका प्रभाव बिहारी सतसई पर पड़ा उसका वो कौन सी भाषा में रचित है वो भी यहाँ पर आपके सामने पेश है दोस्तों। सबसे पहले अमरुक, जिनकी रचना अमरुक शतक का प्रभाव पड़ा है बिहारी सतसई पर, और अमरुक शतक का भाषा संस्कृत, अमरुक शतक जो कि संस्कृत भाषा में रचित है। फिर आते हैं हाल, यानी कि शालिवाहन, और इनकी गाथा सप्तशती की प्रभाव पड़ा है बिहारी सतसई पर, और इसकी भाषा है दोस्तों प्राकृत। फिर आते हैं गोवर्धनाचार्य, और इनकी जो रचना है वो है आर्य सप्तशती, जिसकी प्रभाव पड़ा है बिहारी सतसई पर, और आर्य सप्तशती की रचना संस्कृत भाषा में किया गया है। तो दोस्तों संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय, उन्होंने बिहारी जी के बारे में निम्न में मैं यहाँ पर लिखी हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने क्या लिखा है बिहारी लाल जी के बारे में। तो उन्होंने लिखा है, हाल गाथा के, गोवर्धन आर्या के तथा बिहारी दोहा के बादशाह है। दोस्तों ये जो पंक्ति है, ये जो टिप्पणी है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में और आपको पूछा जा सकता है ये टिप्पणी किसकी है। तो याद रखिए, हाल गाथा के, गोवर्धन आर्या के तथा बिहारी दोहा के बादशाह है। ये संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है या फिर उनकी टिप्पणी है। तो दोस्तों संस्कृत के आचार्य पंडित बलदेव के बाद हमारे हिंदी के विशिष्ट आलोचक आचार्य शुक्ल यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी जी के बारे में क्या क्या कहा है उसे भी हमें जान लेनी चाहिए।
तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने बिहारी लाल जी के बारे में क्या क्या कहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। ये कहा है उसने बिहारी लाल जी के द्वारा रचित बिहारी सतसई, जो कि उनके द्वारा रचित सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है, उसके बारे में उन्होंने ये टिप्पणी दिया है। तो उन्होंने क्या कहा है, याद रखिए, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है, इसे याद रखिए। फिर, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप में वर्तमान थी। ये उन्होंने कहा है बिहारी लाल जी के बारे में। उन्होंने कहा है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। बिहारी के रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। यह टिप्पणी दिया है आचार्य शुक्ल ने बिहारी लाल जी के बारे में। याद रखिए, बिहारी के रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। उनके अगले टिप्पणी की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त रूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। याद रखिए, उन्होंने क्या कहा है, क्या टिप्पणी दिया है बिहारी लाल जी के बारे में। भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। उनके अगले टिप्पणी की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वह है, बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले परखियों के पक्ष से समझना चाहिए। दोस्तों, ये आधा ही टिप्पणी मैंने यहाँ पर रचा है। मैं आपको पूरी की पूरी टिप्पणी सुना देती हूँ। ये तो ज़्यादा आने की चांस नहीं है, फिर भी आ सकता है, तो सुन लीजिए। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले परखियों के पक्ष में समझना चाहिए। फिर आता है, उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतःस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये थी पूरी टिप्पणी। बहुत बड़ी टिप्पणी है, अगर आएगा तो यही आधा ही आ सकता है। पूरी की पूरी टिप्पणी तो आने का चांस ज़्यादा नहीं है, फिर भी कह नहीं सकते। तो अगली टिप्पणी देखते हैं दोस्तों। अगली टिप्पणी के पास चलते हैं दोस्तों। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिए, ये शुक्ल जी की टिप्पणी है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी सवाल मुझसे पूछनी हो तो आप मुझे मेल कीजिए। मैं वादा करती हूँ आपकी ईमेल की रिप्लाई ज़रूर दूंगी। इसके अलावा, यानी कि मेल के अलावा, आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं दे रखी हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से ले सकते हैं। आप सबके साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी दूसरी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।